Hello students, welcome to you all. So students, this is the third part of the chapter, Tribes, Nomads and Settled Communities. So today we will continue this chapter with the topic, the Gonds. So let's start. A closer look, the Gonds. This is a tribal community, Gond. So let's know about them. The Gonds lived in a west forested region called गोंडवाना. तो देखिए जो गोंड्स ट्राइबल कम्युनिटी है ये कहाँ पे रहती है, एक फॉरेस्टेड रीजन में जो जंगलों से घिरा है जिसे कहा जाता है गोंडवाना, और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, और साथ ही इसे कहा जाता है कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर गोंड्स रहते हैं. दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो ये जो गोंड कम्युनिटी होती है ये कौन सी कल्टिवेशन करती हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन. अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है देखिए. ट्रीज एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न. तो इसमें क्या होता है देखिए, किसी भी फॉरेस्ट में कोई एक जगह चुन ली जाती है, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हें सबसे पहले काट लिया जाता है और जला दिया जाता है. द क्रॉप इज सोन इन द एसेज. और इसके बाद जो वहाँ पर राख होती है इन झाड़ियों और पेड़ों को जलाने से वहाँ पर फिर फसल बोई जाती है. व्हेन दिस लैंड लॉसेज इट्स फर्टिलिटी. जब इसकी जो उपजाऊ शक्ति है एक बार इसमें खेती करने से वो जब इसकी खत्म होने लगती है, अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे. इसके बाद उसी जंगल में किसी दूसरी जगह किसी और प्लॉट को चुन लिया जाता है और उसे भी सेम इसी प्रोसेस में वहाँ पर क्या की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो देखिए शिफ्ट वाइज ये की जाती है इसमें खेती, तो इसीलिए कहा जाता है इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और साथ ही इसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है. द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस. तो देखिए जो गोंड ट्राइब थी वो बहुत सारे वंशों में विभक्त थी. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. तो हर जो वंश था इनका उसका एक खुद का राजा या राय होता था. अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग. तो उस समय जब दिल्ली सुल्तान थे आपके, उनकी जो पावर थी वो जब खत्म हो रही थी, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वेर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स. तो उस समय कुछ गोंड्स किंगडम और उसके जो राजा थे वे धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे. द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन. तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल. तो उसमें देखिए क्या है, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ ग्रह कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस. तो एक ये उस समय गोंड किंगडम था ग्रह कटंगा जिसमें कितने 70,000 विलेजेस गांव थे. So as it was a large kingdom, so that's why Mughals they wanted to annex this kingdom. The administrative system of these kingdoms was becoming centralized. देखिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जहाँ पर 70,000 विलेजेस थे, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था. जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है पूरी कंट्री को, वैसे ही यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम था. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़s, यानी कि गढ़ जिन्हें बोला जाता है. ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन. और देखिए जितने भी गढ़ होते थे किंगडम के वो कोई पर्टिकुलर गोंड क्लैन वंश चलाता था. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84. और इसके बाद ये जो गढ़ थे ये भी 84 विलेजेस में डिवाइड थे जिन्हें कहा जाता था 84. द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बाराहोत्स विच वर मेड इंटू 12 विलेजेस ईच. और जो ये 84 थे ये भी फर्दर इट वॉज डिवाइडेड इंटू बारहोत्स. बारहोत्स ये 12 विलेज का ग्रुप था. तो इस तरह गोंड जो किंगडम था ग्रह कटंगा इट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट. द इमर्जेंस ऑफ
लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। तो जब लार्ज स्टेट इमर्ज हुए उस समय उनका उदय हुआ तो जो गोंड सोसाइटी थी वो उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। तो इनकी जो सोसाइटी थी उस समय इक्वल सोसाइटी वो कुछ अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड थी। ब्राह्मणास रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज। उसमें जो ब्राह्मण थे उन्हें जो गोंड राजा होते थे उनसे लैंड ग्रांट में मिलती थी, अनुदान में मिलती थी। एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, और इससे उनका प्रभाव और भी बढ़ गया था। द गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। और देखिए उस समय जो गोंड चीफ थे, उनके जो राजा होते थे, वो चाहते थे रिकॉग्नाइज, वो एक राजपूत के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहते थे। सो अमनदास, तो देखिए इसी कड़ी में एक राजा थे आपके गोंड राजा अमनदास, कहाँ के थे, ग्रह कटंगा, एज आई टोल्ड यू, अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। तो इन्होंने अपना जो एक उपाधि धारण की, अपना नया नाम टाइटल लिया, संग्राम शाह। हिज सन, उनका बेटा था दलपत शाह, मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सालभान। तो इनकी डॉटर थी दलपत शाह की, दलपत शाह की जो शादी हुई वो हुई प्रिंस दुर्गावती से, जो डॉटर थी सालभान की, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। तो इससे उनकी मैरिज हुई थी। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, तो जो दलपत थे दुर्गावती के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई काफ़ी पहले। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year ओल्ड सन। और जो इसके बाद रानी दुर्गावती थी, दलपत शाह की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो उनकी रानी थी काफ़ी कैपेबल थी, तो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के साथ राज कार्य देखना शुरू किया, जिसका नाम था वीर नारायण। जो उनका बेटा था क्या नाम था, वीर नारायण। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। तो उनके लीडरशिप में, दुर्गावती के लीडरशिप में जो किंगडम था ग्रह कटंगा वो पावरफुल ही रहा। इन 1565 तो क्या हुआ देखिए, द मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान अटैक्ड ग्रह कटंगा। तो 1565 में मुगल फोर्सेज ने अटैक कर दिया ग्रह कटंगा पे, रानी दुर्गावती के किंगडम पर, और इनको लीड कर रहे थे मुगल आर्मी को असफ खान। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाई रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती ने विरोध किया, एक शक्तिशाली विरोध किया। सी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रेदर देन सरेंडर। तो देखिए यहाँ पर जो रानी थी दुर्गावती, उन्होंने, हालांकि वो हार गई, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मरना स्वीकार किया और सरेंडर करने के बजाय। हर सन, और उनका जो बेटा था टू डाइट फाइटिंग सून आफ्टर, और उनका जो बेटा था वो भी बाद में लड़ाई के दौरान मारा गया, वीर नारायण। ग्रह कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। सो ग्रह कटंगा एक रिच स्टेट था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। तो देखिए एज आई टोल्ड यू इट वॉज फॉरेस्टेड एरिया, काफ़ी यहाँ पर जंगल थे जहाँ पर एलिफेंट्स काफ़ी पाए जाते थे, और ये एलिफेंट्स क्या करते थे, पकड़ते थे और उन्हें एक्सपोर्ट करते थे अदर किंगडम्स में। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। तो यहाँ से उन्हें काफ़ी प्रीशियस कॉइन्स मिले और साथ ही एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि उस समय एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता था युद्ध के दौरान। दे एनेक्टेड पार्ट ऑफ द किंगडम, उन्होंने इस किंगडम को अपने राज्य में मिला लिया। एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्र शाह, और बाकी का दे दिया चंद्र शाह को, एन अंकल ऑफ वीर नारायण, जो वीर नारायण के अंकल थे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कटंगा द गोंड किंगडम्स सर्वाइव फॉर सम टाइम्स। तो गोंड किंगडम ने काफ़ी देर तक सर्वाइव किया, हाउएवर बाकी जो भी हो, दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलाज एंड मराठास। तो देखिए धीरे धीरे काफ़ी वीक हो गए थे ग्रह कटंगा जो किंगडम था, और उसके बाद जो न्यू पावर्स आई बुंदेल्स और मराठास, तो उनके सामने टिक नहीं पाई, एंड आफ्टर ऑल दे डिक्लाइंड। सो स्टूडेंट्स, just you studied about Gonds. Now we will study about the Ahoms.
द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। तो देखिए 13th सेंचुरी में कहाँ से आए? म्यांमार। प्रेजेंट जो म्यांमार है तब इसे बर्मा कहा जाता था, वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र वैली में आए। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी फ्रॉम म्यांमार ब्रह्मपुत्र वैली, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स, जो उस समय थे लैंडलॉर्ड्स। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए स्टेट का निर्माण किया, किसे सप्रेस करके? जो वहाँ पर ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था ऑफ द भुयान, जो लैंडलॉर्ड्स वहाँ पे थे ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। और देखिए 16th सेंचुरी के दौरान दे अनेक्सेड द किंगडम ऑफ द चौथियास 1523 एंड द कोच हाजू 1581। तो ये उन्होंने क्या कर लिए? अपने राज्य में मिला लिया अहोम्स ने। एंड सब्जेक्टेड मैनी अदर ट्राइब्स। द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट, इन्होंने एक लार्ज स्टेट खड़ा कर लिया था वहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली में। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530। और इसके लिए देखिए क्या पावर थी, वे फायर आर्म्स का भी यूज़ किया करते थे। बाय द 1660s के दौरान दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। तो उन्होंने देखिए इतनी ज़्यादा क्वालिटी वहाँ पर प्रोड्यूस कर दी थी कि वे अब खुद गन पाउडर और जो तोपें होती थी कैनन्स, वो खुद ही बना सकते थे। However, the Ahoms faced many invasions from the south west। देखिए इन्हें साउथ वेस्ट से काफ़ी आक्रमणों का सामना करना पड़ा अहोम किंगडम को। इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला, तो उसमें जो मुगल थे कौन थे? मीर जुमला। अटैक द अहोम किंगडम, तो अहोम किंगडम पे अटैक कर दिया मुगल आर्मी ने। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वेर डिफीटेड। देखिए काफ़ी बहादुरी पूर्वक इन्होंने डिफेंस किया, बट उसके बाद भी ये हार गए। कौन? अहोम्स। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो डायरेक्ट कंट्रोल था इस रीजन पे मुगल्स का, वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। जो अहोम स्टेट था वो किस पे डिपेंड था? वहाँ पे जो फोर्स लेबर काम करते थे, यानी कि जिन्हें जबरन मजदूर बनाया जाता था। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड पाइक्स। और देखिए ये जो फोर्स लेबर होते थे ये स्टेट के लिए वर्क करते थे और इन्हें कहा जाता था पाइक्स, और इस सिस्टम को कहा जाता था पाइक सिस्टम। अ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन, वहाँ पर जनगणना भी ली जाती थी। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन, और हर विलेज को रोटेशन से पाइक भेजने पड़ते थे। कहाँ? स्टेट को। पीपल फ्रॉम हेविली पॉपुलेटेड एरियाज वेर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। वहाँ पर जो हाई पॉपुलेटेड एरियाज थे वहाँ से लोगों को कम पॉपुलेटेड एरियाज में भेजा जाता था। अहोम क्लैंस वेर दस ब्रोकन अप, इस तरह से जो अहोम्स क्लैन थे वे टूट गए। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। और जो फर्स्ट हाफ था 17th सेंचुरी का, वहाँ पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया कि सेंट्रल से इसे रूल किया जाने लगा, जैसा कि होता था आपका गोंड्स किंगडम में। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वार। तो यहाँ के जितने भी एडल्ट थे लगभग सभी आर्मी में अपनी सेवाएं देते थे। एट अदर टाइम्स, और बाकी समय दे वर इंगेज्ड इन द बिल्डिंग डैम्स। और बाकी समय क्या करते थे ये लोग? जो वहाँ के एडल्ट्स लोग होते थे, मेल खासतौर पे, युद्ध के समय तो वो आर्मी में अपनी सेवाएं देते थे, वहाँ पे सर्विस करते थे। और बाकी टाइम जब युद्ध नहीं होता था वो किस में इंगेज रहते थे? बिल्डिंग डैम्स, डैम बनाने में। इरिगेशन सिस्टम, जो वहाँ पर नहरें बनाई जाती थी सिंचाई के लिए, जो अलग अलग सिस्टम बनाए जाते थे। एंड अदर पब्लिक वर्क, और इसके अलावा जो भी वहाँ पर पब्लिक वर्क होता था उसमें वो ये काम करते थे। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। इसके अलावा देखिए इन्होंने राइस कल्टिवेशन का एक नया मेथड भी इंट्रोड्यूस किया। सो लेट्स नो अबाउट अहोम सोसाइटी। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स। क्या कहा जाता था? क्लैन जो होते थे उन्हें खेल्स भी कहा जाता था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन। तो यहाँ पर काफ़ी कम कास्ट थी आर्टिशियंस की, जो कलाकार होते थे।
सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। तो यहाँ पर जो आर्टिशन थे वो कहाँ से आते थे, जो इससे जुड़े हुए किंगडम्स थे। खेल ऑफन, जो इनका क्लैन होता था जिसे खेल कहा जाता था, ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा विलेजेस को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। द पेजेंट्स वर गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। और जो कृषक होते थे उन्हें उनकी जो कम्युनिटी होती थी, विलेज कम्युनिटी, वो खेत या लैंड देती थी खेती करने के लिए। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट। और देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये कम्युनिटी में पावर थी कि बिना इनकी जो ये लैंड दे देते थे यहाँ पर पेजेंट को, किसानों को, वो इनकी परमिशन के बिना भी राजा वापस नहीं ले सकता था। इतनी पावर थी इन क्लैंस कम्युनिटी की। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। तो देखिए जो अहोम्स थे वो किसकी पूजा पाठ करते थे, जो उनके खुद के गॉड्स होते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, तो पहले हाफ में 17th सेंचुरी के, हाउएवर जैसा भी हो, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणास थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा, बढ़ गया था। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। तो उस समय जो टेम्पल थे, मंदिर, और जो ब्राह्मणास थे उन्हें लैंड ग्रांट दी जाती थी, अनुदान में दी जाती थी राजा के द्वारा। इन द रेन ऑफ शिव सिंह, उस समय एक राजा थे शिव सिंह, 1714 to 1744, हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। जो हिंदुइज्म था वो प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया था। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। तो हालांकि अहोम जो सोसाइटी थी, अहोम किंग्स थे, उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जो उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स थे, विश्वास थे, उन्हें भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोइट्स एंड स्कॉलर्स वेर गिवन लैंड ग्रांट्स। तो देखिए, तो अहोम सोसाइटी काफ़ी उस समय पोइट्स और स्कॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी थी, उन्हें लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। थिएटर वॉज इनकरेज, उस समय जो थिएटर होता था, रंगमंच, उसे इनकरेज किया गया। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इन टू द लोकल लैंग्वेज। और उस समय जो संस्कृत वर्क होता था, किताबें होती थी, उन्हें ट्रांसलेट किया जाता था लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज द बुरांजीज वर ऑल्सो रिटन। तो इसमें जो हिस्टोरिकल वर्क था वो भी लिखा गया, जिसे कहा जाता था बुरांजीज। फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज़। तो इसे पहले लिखा गया अहोम लैंग्वेज में और उसके बाद असमीज़ में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. तो हमने देखे यहाँ पर क्या चेंजेस हुए सोसाइटी में। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कंस्टेंटली इंटरएक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पर जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी हिंदुइज्म में, और जो ट्राइबल पीपल थे वे इंटरेक्ट हुए एक दूसरे से। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट एंड चेंज। और इससे क्या हुआ, देखिए, जहाँ पर इंटरेक्शन होता है दो मान्यताओं के बीच, तो क्या हुआ, सोसाइटी ने अडॉप्ट किए कुछ चेंज को, काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की गई और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्राइब्स थे, जनजातियाँ थी, और उनके डाइवर्स अलग अलग लाइवलीहुड था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और समय के साथ, मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कई जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वे भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गई, मिल गई। अदर्स, और बाकी जो थी, हाउएवर जो भी हो, रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी और हिंदुइज्म जो उसमें मान्यताएं थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सम ट्राइब्स इस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्राइब्स थे जिन्होंने कुछ अच्छे स्टेट्स बनाए और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड था। दे दस बिकेम पॉलिटिकल पावरफुल, इस तरह वे पॉलिटिकली पावरफुल बन गए। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स। और देखिए,
जैसे जैसे इनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ी तो इनके दुश्मन भी काफ़ी हो गए। तो जो उस समय के बड़े बड़े किंगडम्स थे और जो एम्पायर्स थे उनसे भी इनका आमना सामना हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर ऑफ tribes, nomads and the settled communities. With this topic, this chapter ends here. I hope you understood it well. So in the next part, you will do its exercise. So till then, bye.